डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हमारे इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम हर बार आपके लिए खेती किसानी या फिर पशुपालन से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपको इन दोनों ही जो हमारे ये विषय हैं इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सके। अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम किस विषय के ऊपर जो है वो जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, आइए आपको सबसे पहले उसी से अवगत करवाएं। अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं गेहूं, जौ और सरसों जैसी उन्नत किस्मों के लाभ के बारे में। तो अगर इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, अगर आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर्स जो है वो नोट कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800-113060, 1800-113061। इन नंबर्स पर जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। केवल आपने अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखना है, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। अब आइए हम आपको बता देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है जिस पर आप सीधे हमें प्रश्न भेज सकते हैं। वो है 8800520717। यहाँ पर भी आप अपने प्रश्न हमें सीधे पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आप जो है वो नोट कर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो ये तीन विकल्प जो है वो हमने आप तक पहुंचाए हैं। तीनों में से कोई भी एक विकल्प को चुनिए और आज के विषय से संबंधित अपने सवाल भेजने आप हमें शुरू कर सकते हैं। आइए आपका परिचय करवाते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विक्रांत सिंह जी और आप संयुक्त निदेशक हैं गेहूं विकास निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, गुरुग्राम से। आपको बहुत बहुत स्वागत है। वहीं दूसरे हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर समर्थलाल मीणा जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। आपका भी बेहद स्वागत है हमारे आज के इस लाइव शो में। तो हमने दोनों विषयों से दोनों ही जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे आपका परिचय करवा दिया। एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आप टोल फ्री नंबर के जरिए हम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं तो अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, खासतौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। डॉक्टर विक्रांत, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आपके साथ करेंगे क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं गेहूं, जौ और सरसों की उन्नत किस्मों के किस प्रकार से किसानों को जो है वो लाभ मिल रहे हैं या मिल सकते हैं। सबसे पहले आपसे तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान हैं जो कि सरसों की, गेहूं की और इसकी खेती करते हैं, जौ की, तो इसमें जो हमारे किसान हैं सरकार किस तरीके से जो है उनको सहायता करती है उत्पादन बढ़ाने में। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दें। जरूर दूंगा। तो ज्योत्सना जी, मैं आपके माध्यम से, डीडी किसान के माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत गेहूं एवं जौ के बीज उत्पादन के लिए, गेहूं एवं जौ के बीज को क्रय करने के लिए भारत सरकार की योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के गेहूं घटक के अंतर्गत गेहूं का बीज वितरण की सुविधा हमारे मुख्य गेहूं उत्पादक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में क्रियान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर बहुतायत में किसान नई प्रजातियों का, उन्नतशील प्रजातियों का क्रय करना चाहते हैं। इसके लिए हमारी जो राष्ट्रीय बीज निगम है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन के नाम से लोग जानते हैं, उनके माध्यम से भी हम बीजों को मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ जो राज्य सरकार की बीज की इकाइयां हैं उनके माध्यम से भी किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों को गेहूं अगर 10 साल से कम उम्र की प्रजाति है तो उस पर 2000 रुपये का भारत सरकार की तरफ से अनुदान है, जिसको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग क्रियान्वित कर रहा है अपने राज्य सरकारों की सहायता से।
इसके अतिरिक्त अगर 10 साल से भी पुरानी प्रजातियां हैं तो उसके लिए 1,000 रुपए का अनुदान है। इसी तरह से अगर जौ करेंगे तो जौ के लिए 3,000 रुपए है जी। और पुरानी किस्मों के लिए 1,000 है। लेकिन यहाँ एक और नई बात बताऊंगा कि जैव संवर्धित बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज प्रोटीन में, जिंक में, कॉपर में बायोफोर्टिफिकेशन बायोलॉजिकली इसमें किया हुआ होता है इन प्रजातियों में। और अगर ऐसे कोई बीज किसान भाई क्रय कर रहे हैं तो उनको 500 रुपए का अधिक अनुदान और उसमें ऐड किया जाता है, यानी कि कुल 2,500 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। इसी तरह से अगर हम बीज उत्पादन की बात करते हैं तो सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल एक हमारे बीज प्रभाग का कार्यक्रम था, जिसको कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में वर्ष 2025-26 के लिए सम्मिलित किया गया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय बीज निगम के साथ साथ अन्य आइडेंटिफाइड सीड एजेंसीज जो हैं, जिनको राज्य की कृषि उत्पादन इकाइयां भी कहते, बीज उत्पादन इकाइयां भी कहते हैं, इनके माध्यम से भी बीज उत्पादन किया जा रहा है। और जो आधार बीज जिसको ब्रीडर सीड बोलते हैं, उस पर लगभग 2,200 रुपए प्रति क्विंटल बीज पर उत्पादन करने पर भारत सरकार की तरफ से अनुदान है। और अगर प्रमाणित बीज जिसको सर्टिफाइड कहते हैं उस पर अगर आप बात करेंगे तो 2,000 रुपए प्रति क्विंटल है। जी बिल्कुल। यही चीज जौ पे 3,000 और 3,300 रुपए का दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसके ऊपर हम और भी ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। अभी हमने अनुदान की जो है बात कर ली है कि किस तरीके से जो है वो अनुदान दिया जा रहा है हमारे किसानों को। कुछ और भी ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम ज़रूर जानकारी लेंगे आपसे। लेकिन यहाँ पे मीणा जी, अब आपके पास मैं आना चाहूँगी, क्योंकि हम आज यही बात करें कि गेहूँ, जौ और सरसों की जो उन्नत किस्में हैं उनका किस तरीके से जो हमारे किसान लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर अब जो सोइंग है वो हो चुकी है, लेकिन जो उन्नत किस्में हैं उनको किस तरीके से जो है वो बनाया जाता है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हासिल हो सके, इसके क्या लाभ होते हैं अगर वो उन्नत किस्मों का चयन करते हैं तो? देखिए ज्योत्सना जी, आपको पता है कि हमारी जो फसल प्रोडक्शन में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो इनपुट होता है वो होता है बीज। अगर आपने बीज सही क्वालिटी का लिया है, सही गुणवत्ता का लिया है, तो आपकी पैदावार अच्छी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए बीज तो किसान भाई लेते हैं, चाहे तो बाहर से लेते हैं, चाहे खुद का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारा जो परिषद है, ICAR परिषद है हमारा, उनके जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि गेहूँ पे काम कर रहे हैं, जौ पे काम कर रहे हैं, सरसों पे काम कर रहे हैं, सभी हमारे जो संस्थान हैं वो हर साल बहुत सारी उन्नत किस्मों का बीज पैदा करते हैं। और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें ये भी एक सुविधा होती है कि हम किसान भाइयों को बीज उत्पादन करके देवें। जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारा जो पूसा का जो पूसा संस्थान है, इसमें हमारा एक सीड प्रोडक्शन यूनिट है। वो हमारे यहाँ पे गेहूँ, चावल और दूसरी तरह के बीज भी पैदा करते हैं जो हम किसान भाइयों को डायरेक्ट सप्लाई करते हैं। हमारा जो किसान मेला जब लगता है तो हम इन बीजों का उनको वितरण करते हैं जी। तो देखिए गेहूँ, जौ और सरसों, इनके जो बीज होते हैं, अगर आप अच्छी गुणवत्ता के बीज लेंगे यानी कि उन्नत किस्मों का बीज इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पैदावार वैसे ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है कि जो उन्नतशील जो किस्में होती हैं उनमें खास बात क्या होती है कि उनका उत्पादन तो ज़्यादा होता ही है, साथ साथ क्या है कि उनमें हानिकारक कीटों का प्रकोप सबसे कम होता है। दूसरी बात ये होती है कि उसमें रोग भी बहुत कम लगते हैं और किसान भाइयों को ज़्यादा इनपुट उसमें देने की आवश्यकता नहीं होती है। कि जैसे कि आपको पता है कि जो आजकल बायोफोर्टिफाइड वैरायटी आ रही है उनमें भी जैसे आयरन है, जिंक है, प्रोटीन है, इनकी जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा उसमें कर दी गई है। तो इन किसान भाई जो इन किस्मों का इस्तेमाल करेंगे किसान भाई, उनको डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्शन वो मिलेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी, साथ साथ उसमें जो क्वालिटी है यानी कि जो उसकी क्वालिटी होती है जो हमारे उत्पादन की, वो भी इसमें बढ़ेगी, जिससे क्या किसान भाइयों को मार्केट में उसको ज़्यादा पैसा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें क्या है, क्वालिटी में क्या किस तरीके का जो है वो डिफरेंस होता है? क्या ये रोग प्रतिरोधक किस्में होती हैं जिनके अंदर रोगों को और कीटों का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है या ना के बराबर होता है? किस प्रकार का डिफरेंस होता है? बिल्कुल, देखिए जब हम बीज पैदा करते हैं या मतलब हमारा जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, जब हम पैदा करते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि हमारा जो बीज है वो किस क्वालिटी का है। अगर गुणवत्ता वाला बीज है यानी उन्नत किस्मों का बीज है तो उसमें क्या होता है, एक तो पैदावार ज़्यादा होती है, दूसरे क्या है कि उसमें हानिकारक जो कीट होते हैं उनका प्रकोप सबसे कम होता है और रोग भी उसमें नहीं लगते हैं। तो रोग जब नहीं लगेंगे, हानिकारक कीटों का प्रकोप नहीं होगा, तो हमारी जो सीड का जो हमारा जो ग्रेन पैदा होगा यानी कि जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा,
वो बिल्कुल उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। यानी कि जो क्वालिटी हमारी जो है ना सीड की ग्रेन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो जब क्वालिटी अच्छी होगी तो उसका मार्केट प्राइस भी किसान भाइयों को अच्छा मिलेगा। तो इस तरह करके आप ये कर सकते हैं कि भाई उन्नत किस्म का बीज आपने लिया तो उसमें बहुत कम चांस है कि आपको बहुत अच्छे बीज बिल्कुल अच्छे मिलने की संभावना ज़्यादा उसमें बनी रहती है। बिल्कुल, और इसके बारे में हम आपसे भी और भी ज़्यादा विस्तार से जानकारियां हासिल करेंगे। कुछ आधुनिक तकनीकों के बारे में भी आपसे हम ज़रूर यहाँ पे जानेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर वक्त हो चला है इसी विषय से संबंधित एक खास रिपोर्ट देखने का। तो आइए अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना जरूरी है। उन्नत किस्मों के लाभों की बात करें तो अधिक उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का योगदान अहम होता है। उन्नत किस्में आमतौर पर पारंपरिक किस्मों की तुलना में अधिक उपज देती हैं। उन्नत किस्मों से प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक फसल उत्पादन संभव हो जाता है, जिससे किसानों की आय बढ़ती है। कई उन्नत किस्मों को इस तरह से विकसित किया जाता है कि वो सामान्य फसल, रोगों और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। कुछ उन्नत किस्में मौसम की विपरीत परिस्थितियों जैसे सूखा, अत्यधिक बारिश और तापमान के उतार चढ़ाव के प्रति अधिक सहनशील होती हैं। गेहूं की पछेती बुआई से अधिक पैदावार लेने के लिए अनुमोदित किस्मों को ही बोना चाहिए। सिंचित अवस्था में देरी से बुआई के लिए उन्नत किस्मों जैसे HD 3428, HD 3118 और HD 3271 को लगा सकते हैं। गेहूं की ये नई किस्में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए अनुकूल हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए VL 892, HM 375, HS 207 और HS 420 किस्में अच्छी रहेंगी। वहीं बहुत देर से बुआई और सिंचित स्थितियों के लिए DBW 316, PPW 833, CG 1029, HI 1634, HD 3407 किस्में लगाई जा सकती हैं। बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों को कुल 109 किस्में समर्पित की गई थी, जिनमें रबी की 54 किस्में शामिल थीं। जौ की बात करें तो सिंचित देर से बुआई के लिए उन्नत किस्मों में RD 2508, DL 88, मंजुला, NDB 1173, NDB 1445, नरेंद्र जौ 1 और नरेंद्र जौ 3 लगा सकते हैं। क्षारीय और लवणीय मृदा के लिए उन्नत किस्में RD 2552, DL 88, NDB 1173 और नरेंद्र जौ 1 किस्म लगा सकते हैं। लवणता, मध्यम लवणता, क्षारीयता और क्षारीय मृदा के प्रति सहनशील किस्मों में RD 2794, RD 2907, KB 1425 किस्में लगाई जा सकती हैं। सरसों की बात करें तो सरसों की अत्यधिक जलवायु सहिष्णु किस्मों में RGN 298, GM 3, DRMR 116540, RCH 1, पूसा 00 मस्टर्ड 33 और बिरसा भाबा सरसों 1 आदि शामिल हैं। वहीं ठंड पाला शीतकालीन ठंड के प्रति सहनशील ब्राउन सरसों की उन्नत किस्मों में शालीमार सरसों 3 आदि शामिल हैं। किस्मों का चयन अपने क्षेत्र के हिसाब से और कृषि विशेषज्ञों से किस्मों की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेकर करना ही अच्छा रहता है। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट। आपको हम एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कि गेहूं, जौ, सरसों की जो उन्नत किस्में हैं उनसे किस तरीके से आप लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सरकार है वो किस तरीके से हमारे किसानों की सहायता कर रही है उस लाभ को दोगुना करने में। यहाँ पर विक्रांत सिंह जी, अब आपके पास मैं दोबारा से यहाँ पर आना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं बीज उत्पादन के बारे में, तो बीज उत्पादन के लिए किस प्रकार की जो है वो सहायता मुहैया कराई जा रही है सरकार की तरफ से हमारे किसानों को? जरूर मैडम, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों को इन योजनाओं का जो मैंने अभी बताया कि ये अनुदान दिया जा रहा है, कैसे लाभ प्राप्त होगा, तो इसके लिए पुराने सिस्टम में हमारे कृषि विभाग के अधिकारी इनका किसानों का चयन करते थे। आज की डेट में ये सारे चयन राज्य सरकार अपने कृषि विभाग के पोर्टल के थ्रू कर रही है, और साथ ही साथ इस
पोर्टल की जो लाभार्थियों की सूची होती है वो पंचायती राज संस्थानों के जो सदस्यगण होते हैं उनके साथ साझा की जाती है। तो इसमें विज्ञान और जमीन से जुड़े हुए पंचायती राज संस्थान के जो अधिकारीगण होते हैं उन दोनों के मेल मिलाप से इन किसान और लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है। इसमें जो हमारा सामाजिक वर्गीकरण है, हमारा लाभ अंतिम छोर तक पहुँचे, प्रत्येक वर्ग में पहुँचे, इसके लिए भी इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में इसका समावेश किया गया है कि इन योजनाओं का कम से कम 16% हमारे अनुसूचित जातियों एवं 8% अनुसूचित जनजातियों को जरूर जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य वर्गों के लोगों को लाभान्वित करने के लिए जमीन की जोत के आधार पर जो लघु एवं सीमांत किसान हैं उनको भी इस लाभ को उन तक पहुंचाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। जैसा कि हमारे कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में भी महिलाओं को वरीयता दी गई है और इस कार्यक्रम के थ्रू बीज का अनुदान जो है उसमें 33% एलोकेशन महिलाओं को ही किया जाए, इसकी भी व्यवस्था की गई है। मिशन के विभिन्न घटकों में किसी बड़े काश्तकार को बहुत ज़्यादा लाभ ना पहुंचे, इसलिए इसकी अधिकतम सीमा को भी 5 हेक्टेयर तक सीमित रखा गया है कि किसी भी किसान को एक मौसम के भीतर 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए बीज पर अनुदान न दिया जाए, जिससे इस अनुदान का लाभ अधिकतम लोगों तक हम पहुंचा सके। और यहाँ एक चीज़ और है कि बहुत से भूमिहीन वर्ग के लोग हैं जो खेती का कार्य करते हैं, चाहे उनको पट्टा पर जमीन मिली हो, चाहे वो फॉरेस्ट वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनको जमीन का आवंटन सरकार की तरफ से किया गया है, या अन्य शर्तों के अनुसार भी अगर हमारे किसान भाई खेती का कार्य कर रहे हैं तो वो भी इस भारत सरकार के अनुदान को प्राप्त करने के हकदार होंगे। ये मुख्य विशेषताएं हैं जी किसानों तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि फिलहाल के लिए कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपके सवालों को करेंगे शामिल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। हाजिर मंडी हो या हो वायदा बाजार, विदेशी बाजार या हो घरेलू बाजार, हर फसल के कारोबार का पूरा लेखा जोखा, पूरा वही खाता, सभी कृषि जिंसों का खेत से मंडी तक का पूरा सफर। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि गेहूं, जौ और सरसों की अगर उन्नत किस्मों का आप प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार के लाभ जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए हम तक पहुंच सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वहां पर भी सीधे अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी का विकल्प भी चुन सकते हैं। लेकिन अब हमने यानी कि हमारे हेलो किसान ने आपके लिए एक और नया विकल्प खोल दिया है, जहां पर आप अपनी वीडियोस के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8800520717, उस पर भी आप अपनी छोटी वीडियोस बनाकर हम तक भेज सकते हैं, जिसमें विषय से संबंधित आपके प्रश्न जो है वो होने चाहिए। साथ ही आपका नाम और आप कहां से वो प्रश्न पूछ रहे हैं ये भी अगर आप बताएंगे तो हमारे विशेषज्ञों तक ज्यादा जानकारी जो है वो आपकी पहुंच जाएगी। तो आइए यहाँ पर सबसे पहला वीडियो हम शामिल करते हैं। ये हमें भेजा है वीर सिंह जी ने गुड़गांव से, और जानते हैं कि उनका सवाल क्या है। मेरा नाम वीर सिंह, गांव शिकोपुर, जिला गुड़गांव, हरियाणा से बोल रहा हूँ। मैंने ये फसल लगाई गेहूँ की फसल बोई है जो मैं 21-20 दिन की है, और इसमें जगह जगह पीलापन आ रहा है। इसका क्या उपाय करना चाहिए? अभी पीलापन आ रहा है जगह जगह। बिल्कुल,
तो यहाँ पर इनका सवाल बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पर मीणा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, डॉक्टर मीणा, कि क्या बताना चाहेंगे, पीलापन आ रहा है फसल में? देखिए, गेहूं की फसल में पीलापन या जौ की फसल में पीलापन आना एक तरह से कोई डेफिशिएंसी का सिम्टम नज़र आता है। तो इनकी जो फसल है वो करीब 15-20 दिन की हो गई है। तो हो सकता है इन्होंने जब बुआई की होगी तो उस समय इन्होंने डीएपी भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं। अगर डीएपी नहीं दिया होगा तो डेफिनेटली इस फसल में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, और या फिर इसमें सल्फर की कमी हो सकती है, या फिर और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनकी कमी हो सकती है। ये जांच का विषय है। अगर उसकी जांच आप करवाएंगे तो पता लगेगा कि डेफिशिएंसी किस वजह से है। तो किसान भाई को मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपने नाइट्रोजन पहले नहीं डाला हो तो अभी आप यूरिया की 1 डोज दे दीजिए, तो उसके बाद फिर पानी का आप इस्तेमाल करेंगे, यानी सिंचाई करेंगे, तो शायद ये पीलापन आपका दूर हो जाएगा। बिल्कुल। वहीं डॉक्टर मीणा, एक प्रश्न मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि अब जो है हमने यहाँ पर हमारे कई किसान हैं जिन्होंने बुआई भी कर दी है, तो फिलहाल अभी उनको अपने खेतों में कौन कौन से समसामयिक कार्य हैं जिनको करने की आवश्यकता है, क्या जानकारी देंगे इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए, गेहूं का तो लगभग बुआई हो चुकी है और सरसों की तो पहले हो चुकी है, क्योंकि जो सरसों का जो बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर का लास्ट सप्ताह होता है या नवंबर का प्रथम सप्ताह होता है। तो सरसों तो हमारे खेतों में इस समय बहुत ज़्यादा अच्छी उसमें है, और हमारा जो गेहूं और जो है वो भी करीब 20 से 25 दिन का हो गया है। तो सबसे पहले किसान भाई को ध्यान देना होगा कि वो फसल की निगरानी करेंगे। और दूसरी बात है कि आप ये देखिए फसल के अंदर कि खरपतवार तो नहीं है, क्योंकि रबी का जो मौसम होता है इसमें हम लोग पानी जब देते हैं खेत में, या हम कहते हैं उसको कि भाई अभी 21 दिन बाद, यानी कि जो सियारा स्टेज पर हम पानी देते हैं उसके बाद उसमें खरपतवार आने की समस्या होती है। उनमें बथुआ बहुत महत्वपूर्ण है, और जो चीनापुटी मुरेली भी होता है वो भी आ सकता है, तो खरबथुआ भी हो सकता है। तो खरपतवार नियंत्रण जरूर करें। दूसरी बात है कि अगर कोई पोषक तत्व आप भूल गए हों बुआई के समय में, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो पोषक तत्व होता है वो हम बुआई के समय दे देते हैं, जैसे डीएपी है वो फास्फोरस और नाइट्रोजन का इस्तेमाल का काम करता है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं उनको भी देना आवश्यक होता है। और जनरली हमारे किसान में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और पोटास तो फिर भी कमी देते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस इसकी जो मात्रा है वो खूब देते हैं। लेकिन कभी किसान भाई ये नहीं देखते कि हमारी जो मिट्टी है उसमें और कौन कौन से तत्व है जिनकी कमियां अधिकता हो सकती है। तो जैसे आपको पता है कि ये एक पौधा होता है, उसको पैदा करने के लिए 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, यानी कि 17 पोषक तत्व चाहिए उसको। अगर उनमें एक भी कम हुआ तो हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो कम हो जाएगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी सूक्ष्म तत्व जो होते हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बहुत कम सूक्ष्म मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन उनका होना आवश्यक होता है, उनका होना जरूरी होता है। नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यानी कि क्वांटिटी उसकी कम है लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसलिए किसान भाइयों को अपना सोइल मृदा का टेस्ट करा करके और ये जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। और हाँ, आजकल तो किसान भाई जैसे रेनफेड एरियाज में स्प्रे करके भी आप जिंक, आयरन, मैग्नीज या और भी दूसरे तरह के जो सूक्ष्म तत्व उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो आप पहली सिंचाई के साथ में भी दे सकते हैं। तो इस तरह करके आप ये देखना होगा आपको कि आपकी जो फसल है वो स्वस्थ है या नहीं है। अगर कोई कमी है, उसमें रोग भी हो सकता है, उसमें कोई पर्टिकुलर पोषक तत्व की कमी हो सकती है, या फिर उसमें कोई हानिकारक कीट भी लग सकता है, रोग भी लग सकता है। लेकिन अगर उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करेंगे तो इन सभी समस्याओं से आप दूर रहेंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पे डॉक्टर विक्रांत, आपने जैसे बताया था कि जब ये बात आती है कि किसान, जो हमारी सरकार है वो किन किसानों की ज़्यादा सहायता करती है, जिसमें आपने महिलाओं का भी जो है वो जिक्र किया था कि महिला किसानों की जो है वो सहायता की जाती है, तो इसके बारे में थोड़ा और क्या आप विस्तार से जानकारी देंगे कि किस तरीके से महिला किसानों को सशक्त किया जाता है कि जब वो खेती करने के लिए आएँ तो किस तरीके की और ऐसी बातें हैं जो उन्हें सिखाई जाती हैं और कौन सी ऐसी सहायता है जो उनको दी जाती है? जरूर मैडम, ये मैं बताना चाहूँगा। अभी गेहूं और जौ पर मैंने ध्यान दिया था, अभी सरसों पर तो बोलने का अवसर अब मिला है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल जो है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन भी समानांतर में चल रहा है कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत, जिस पर बीज के लिए उत्पादन तिलहन का बढ़ाने के लिए 95 रुपये प्रति केजी या 9,500 रुपये प्रति क्विंटल का भी अनुदान मान्य है जो बीज वितरण किया जाएगा। उसमें 100% दिया जा रहा है, जिसका 33% लाभ इनको दिया जा रहा है। लेकिन जब आपने पूछा कि महिलाओं का, तो वहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि
महिलाओं के लिए जो हम हर्बिसाइड स्प्रे कर रहे हैं या दवाओं का जो स्प्रे कर रहे हैं, उसमें हम ड्रोन दीदी को सम्मिलित कर लिए हैं कि जहां कहीं भी ड्रोन दीदी की उपलब्धता होगी उनके माध्यम से ही उन खेतों में, चाहे वो प्रदर्शन के क्षेत्र हो या सामान्य फसलें जहां पर लगाई गई हैं, वहां पर हम उनको अधिक से अधिक आगे लाने के लिए करते हैं। इसके अलावा फार्मर्स फील्ड स्कूल है, उसमें भी हम महिलाओं को 30% की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके ज्ञानवर्धन को भी आगे लाया जाए, आगे लाया जाए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक। और इसी के साथ हमारे पहले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। आइए उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम बाराबंकी से सदस्य। जानना ये चाहते थे उन्नत चीज हमारे होते खेतों पे, इनकी हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था, मिट्टी की व्यवस्था, संप्रदायीकरण की व्यवस्था कैसे अधिक पैदावार कर सकते हैं। जी, गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि खाद, बीज और मिट्टी की व्यवस्था जो है और साथ ही साथ पानी की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। जी डॉक्टर विक्रांत, कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? जरूर। गेहूं की उन्नत किस्में, जैसे आज हम 3 दिसंबर को बात कर रहे हैं, तो हमारे पूसा संस्थान या IRI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की वैरायटी है HD 3298, और ये इवन कि गन्ना कटने के बाद भी इसको लगाया जा सकता है। अब से लेकर के 15 दिसंबर तक अगर आप लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी उपज देती है। दूसरी बायो फोर्टिफाइड पूसा संस्थान की ही एक वैरायटी है HD 2851, उसको भी किसान भाई इस समय लगा सकते हैं और वो भी बहुत अच्छी किस्म है। और साथ ही साथ ये जैव संवर्धित है, यानी इसमें प्रोटीन, कॉपर और जिंक की मात्रा काफ़ी अच्छी रहती है। इसी के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, ये भी करनाल में है। इनकी एक वैरायटी JKW 223 है, ये भी 10 दिसंबर तक आप लगाएंगे, बहुत अच्छी भरपूर उपज मिलेगी। अगर आप बाकी सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे तो लगभग 6 टन के आसपास की उपज प्रगतिशील किसान अपने खेतों में पिछले वर्ष भी लिए हैं और आगे भी ले सकते हैं। तो आपने उन्नतशील प्रजातियां पूछी तो जी, और साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि वहाँ पर बीज की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, मिट्टी की कैसी होनी चाहिए। तो जहाँ तक बीज की व्यवस्था की बात है, राज्य की बीज उत्पादन इकाई या राष्ट्रीय बीज निगम, आज ही मैंने उनका स्टॉक देखा है, अभी भी बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका लेट वेराइटीज़ जो गेहूं की हैं या जौ भी है। 10 दिसंबर तक आप गेहूं के साथ साथ जौ को भी अगर ऑप्ट करना चाहें तो ले सकते हैं। जौ की हललेस वेराइटी, छिलका रहित वेराइटी एक आई है IIWBR करनाल वालों की, वो भी 10 दिसंबर तक लगाने पर बहुत भरपूर उपज दे रही है। PBW 751 अपनी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है, वो भी बहुत अच्छा उपज दे रही है और 10 दिसंबर तक लगाने पर उसके उपज में कोई ह्रास नहीं है। बाकी खाद के लिए आप जो भी संस्तुत है, या फिर मैं कहूँगा कि संस्तुति से पहले जो मृदा परीक्षण कार्ड होता है उससे आप एक बार अपने मिट्टी की जाँच अवश्य करा लें। अगर वह आंकड़ा आपका 3 वर्ष या उससे नया है तो आप उसी को प्रयोग कर सकते हैं और उसमें जो भी संस्तुत किया गया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 3 वर्ष से पुराना है तो इस वर्ष भी मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप उसको जो है एक बार मृदा परीक्षण करा लें। बाकी पानी की जहाँ तक बात है सिंचाई की, तो गेहूं में 5 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। पहली ग्राउंड रूट इनिशिएशन, जैसा डॉक्टर मीना ने अभी बताया है, फिर कल्ले निकलते हैं, गांठ बनती है, दुग्धावस्था आती है, परिपक्वता पर जाती है। तो इन सब में आप जो इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं वहाँ पर पानी की व्यवस्था रखिए। इन केस अगर मान लीजिए कि बिजली की कोई समस्या हो रही है या नहर नलकूप का पानी नहीं मिल रहा है तो उस पर यह ध्यान दीजिए कि अगर सीमित संसाधन है तो पहली क्रांतिक अवस्था पर दिया है तो दूसरे को छोड़कर आप तीसरे पर अपना पानी दें। बिल्कुल, और इन जानकारियों को हम आगे भी जरूर बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमारे एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। अब्दुल रऊफ जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बुलंदशहर से, आइए उनका सवाल है। हेलो हेलो।
हाँ सर, नमस्ते जी। जी अब्दुल राउफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव फोन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? बुलंदशहर से आपने फोन किया। मतलब उन्नत बीज जो कहाँ से मिलेंगे हमें? ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर मीणा, क्या बताना चाहेंगे? उन्नत बीज कहाँ से मिले? कौन सी फसल के लिए जानना चाहते हैं? तीनों के लिए? जी डॉक्टर मीणा। ठीक है अब्दुल जी, देखिए हम बात कर रहे हैं अभी उन्नतशील किस्मों की बातें कर रहे हैं, और किसान भाइयों को हम यही सलाह देते हैं कि हर बार आप उन्नतशील बीजों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया बात यह है कि हमारे जो ICAR के जो सभी इंस्टीट्यूट जो होते हैं उनमें एटिक सेंटर होते हैं, तो वहाँ पे सीड प्रोडक्शन यूनिट भी होती है। तो वहाँ से आप अपने जो जौ का बीज हो, चाहे गेहूँ का हो, सरसों को हो, चाहे अन्य किसी और फसल का बीज आप ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप यहाँ से नहीं ले पाते हैं कोई कारणवश, जैसे आपने डॉक्टर विक्रांत ने बताया कि करनाल में हमारा इंस्टीट्यूट है जौ और गेहूँ का, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और हमारे पूसा इंस्टीट्यूट है, आयरे में पूसा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो हमारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, इनके सेंटर होते हैं हर जगह थ्रू आउट इंडिया में, तो वहाँ से भी आप अच्छा बीज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी काउंटर होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एजेंसियाँ हैं जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं, अच्छी ऑथेंटिक जो एजेंसियाँ हैं, वहाँ से भी आप बीज ले सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ ज्योत्सना जी, जैसे कि डॉक्टर विक्रांत ने बताया था कि भारत सरकार अनुदान देती है बीज में, बहुत सारा देती है, लेकिन मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे भारत सरकार ने 2 स्कीम और चला रखी हैं, अनुसूचित जनजाति उपयोजना और एक अनुसूचित जाति उपयोजना। तो इन दोनों ही योजना के तहत हम लोग किसान भाइयों को गेहूं का और सरसों का बीज हमने अभी रबी सीजन में भी पूरे भारतवर्ष में हमारे जो ICAR के जो इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान है, उनके माध्यम से हमने सब किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि मुफ्त में ही उनको हमने बीज बांटा है। और जितने भी SC के लोग हैं, जितने भी ST के लोग हैं, तो उनको हमने ये गेहूं का और सरसों का बीज हम सब किसान भाइयों को बांटा है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ट्राइबल जो बेल्ट है उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड है, बाकी SC में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे जो SC ST प्रोग्राम है उसमें हम किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हम सीड को बांट सकते हैं, वो भी निःशुल्क। ऐसे ही TSP है, ट्राइबल सब प्लान है, उसमें भी हमने अभी हमारे जो संस्थान है ICAR के, उन सभी संस्थानों ने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में गेहूं का और सरसों का बीज बांटा है, और कई जगह बाजरे का जौ का बीज भी हमने वितरण किया है, जो कि किसान भाइयों को हम बिल्कुल निःशुल्क देते हैं। जी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कुछ। बिल्कुल, हम ज़रूर इसमें ज़रूर ऐड करेंगे डॉक्टर विक्रांत, लेकिन फिलहाल के लिए जो है वो हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटने डॉक्टर विक्रांत आपसे जो तमाम जानकारी है उनको आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। DD किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं गेहूं, जौ और सरसों की उन्नत किस्मों के लाभ के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना, पूछना या समझना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060 और 61, या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं 8800520717। एक नया विकल्प भी हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसमें व्हाट्सएप पर आप अपनी छोटी वीडियोस जो है विषय से संबंधित प्रश्नों की, वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप छोटी अपनी वीडियोस भी विषय से संबंधित अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। यहाँ पर हमें वीडियो भेजी है अजीत तेवतिया जी ने। हमारे एक और जो हमारे दूसरे व्यूअर हैं, उन्होंने हमें सत्यवान सेरावत जी ने दिल्ली से जो है वो भेजी है अपनी वीडियो। तो आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या प्रश्न है उनका। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यवान गांव दरियापुर कलां दिल्ली से किसान, और मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि किस तरह से हम
दलहन में अच्छी पैदावार ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद। इस तरह से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। डॉक्टर मीणा क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब आपने सवाल पूछा है और ज़रूरत भी है इस क्वेश्चन की। आज के समय में देखो, हमारा देश दलहन उत्पादन में नंबर 1 है पूरे विश्व में। उसके बावजूद भी हमें दलहन का आयात करना पड़ता है। 3 से 4 मिलियन टन जो दलहन है उसका हमको आयात करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो खपत है वो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा हमारे देश में ही है, क्योंकि प्रोटीन के लिए हमें दालों पर निर्भर होना जरूरी होना पड़ता है। तो इसके लिए देखिए, अभी हमारे जो भारत सरकार है भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भरता मिशन चलाया हुआ है पल्स प्रोडक्शन के ऊपर। तो ये 6 साल के लिए अभी शुरू किया गया है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो प्रेजेंट जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब 28 से 30 मिलियन टन है, लेकिन जो हमारा टारगेट है वो है 35 मिलियन टन। और इसके लिए हमें करीब करीब 31 मिलियन जो हेक्टेयर एरिया है उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके उत्पादन के लिए हम किसान भाइयों को अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराएंगे। दूसरा क्या है कि जो रकबा है दलहनी उत्पादन का जो रकबा है उसको बढ़ाएंगे। यानी कि अभी हमारे पास करीब करीब 28 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन है जो कि दलहनी उत्पादन के लिए हम काम में लेते हैं, लेकिन अगर हमें 35 मिलियन टन का टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए हमें 31 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचना होगा। यानी कि हमें 3 से 4 मिलियन हेक्टेयर एरिया और बढ़ाना होगा, तब जाके हमारी आपूर्ति इसमें होगी। अच्छा, अब बात आती है किसान भाई की कि भाई उनको दलहन उत्पादन के लिए क्या करना होगा। पहली बात तो ये है कि आपको हर बार नया बीज लेना चाहिए, अगर अच्छी क्वालिटी का बीज आपके पास नहीं है तो। अगर आपके पास अच्छी गुणवत्ता का बीज है तो आप 3 से 4-5 साल तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दालों में रोग लग जाते हैं, काफ़ी हानिकारक कीट लग जाते हैं। इसके लिए भी आपको बीज उपचार करना होता है। दूसरा क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है उसकी भी आपको जांच करानी होगी, क्योंकि हमारी दलहनी बहुत सेंसिटिव है किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व के लिए। तीसरी बात ये होती है कि इसमें जो पानी हम देंगे, वैसे तो हमारी जो दालें हैं ज़्यादातर हम रेनफेड में करते हैं, यानी कि जो दालें हैं वो हमारी पूरी वर्षा आधारित होती है, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो किसान भाई क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश में जितना भी ग्राउंड वाटर होता है वो सैलाइन होता है, यानी क्षारीय होता है, और क्षारीय जो पानी होता है वहाँ दलहन फसलों के लिए वो उनको हानिकारक होता है और उनका प्रोडक्शन वो घट जाता है। इसलिए अच्छी क्वालिटी का आप पानी इस्तेमाल करेंगे, या फिर रबी खरीफ के मौसम में जितनी भी बारिश आपकी हुई है उस बारिश के पानी को आप हार्वेस्टिंग कर लेंगे, यानी कि जो पॉन्ड है उसमें आप उस पानी को पॉन्ड हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद रबी की जो फसल उगाएंगे आप, दलहनी फसल, जैसे आपका आपका चना हो गया, आपका मसूर हो गया, आपका मटर हो गया, इन फसलों को उगाने के लिए आपको वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो उस पानी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ने वाला है। तो समय पर बुआई करेंगे और खरपतवार नियंत्रण करेंगे। दूसरी बात है, पानी सही गुणवत्ता का देंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो उत्पादन है वैसे ही बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है, आप फ़ोन कॉल के ज़रिए भी अपने सवाल जो है वो हमारे विशेषज्ञों के साथ साझा कर सकते हैं। अगर आप भी कुछ जानना, पूछना है, समझना चाहते हैं कि जौ, सरसों और गेहूं की जो उन्नत किस्में हैं, आप कैसे उनसे लाभ ले सकते हैं, सरकार की ओर से किस प्रकार की जो है वो सहायता मुहैया कराई जा रही हैं, तो ये तमाम जानकारियाँ अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम में हम प्राप्त जो है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717, इस पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। डॉक्टर विक्रांत, अब यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर कोई बीज उत्पादन या फिर बीज वितरण के बारे में कहीं कुछ जानकारी हासिल करना चाहता है, तो क्या इसी तरीके के कोई डिजिटल पोर्टल्स बनाए गए हैं जहां से जो हमारे किसान हैं, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया का ज़माना है और हमारे हर किसान जो है वो बहुत सशक्त हैं इसके अंदर, तो क्या किसी तरीके का कोई पोर्टल है जहां से तमाम जानकारियां हासिल की जा सकती हैं? अवश्य मैडम, बहुत ही समसामयिक प्रश्न आपने उठाया है कि आज के डेट में कोई टीवी पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कहीं पर जाना नहीं चाहता है, सबको रेडी इन हैंड उनके iOS फ़ोन्स होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, उस पर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके लिए मैं आपको इस टीडी किसान के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एक पोर्टल है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की साइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारा पोर्टल एक NFSM का है और NMEO का है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। अगर आपको तिलहनों से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो NMEO के पोर्टल पर, इसी तरह से हमारा सीडनेट का भी पोर्टल है बीज प्रभाग का, वहाँ पर बीज से संबंधित कौन कौन से बीजों की उपलब्धता है, हमारे देश में किन बीजों की अधिक मांग हो रही है, उस पोर्टल पे जाके आप देख सकते हैं। और उस पोर्टल पे उपलब्ध नई संस्तुत
किस्मों की जानकारी भी ले सकते हैं और वह किस क्षेत्र के लिए उनको ये बीज की आवश्यकता है या किसी फसल के लिए आवश्यकता है, उनके खेतों की क्या स्थिति है, अगर मिट्टी में कोई कमी है जैसे मृदा लवणता है या मृदा की अम्लीयता है। उसके अलावा जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि और कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन है, जैसे क्वालिटी वाटर की बात आती है कि कहीं पर क्वालिटी वाटर उपलब्ध होता है, कहीं नहीं होता है। तो ये विभिन्न पैमानों पर कौन कौन सी संस्तुति प्रजातियां हैं वो सारी ही सीड नेट के माध्यम से उपलब्ध है। इसके अलावा भी आप लोगों को जान करके ये बहुत खुशी होगी कि अपने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का एक चैटबॉट भी है। उस पर अगर आप जाएंगे तो चैटबॉट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों का और आप उस पर प्रश्न पूछेंगे और उपलब्ध सूचना के अनुसार आपको उन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग के बहुत से मॉड्यूल भी हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है। उस ट्रेनिंग के वीडियोस को भी चला करके लोग देख सकते हैं कि किसी भी कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए, सस्य क्रियाओं को करने के लिए किस तरह की क्रियाएं उन्हें करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है, और उसका पूरा वर्णन डिजिटल माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने उपलब्ध कराया है। और यह सिर्फ केंद्र सरकार का ही नहीं है, हमारे भारतीय कृषि एवं अनुसंधान संस्थान के जो विभिन्न संस्थान हैं, अगर आप किसी एक विषय, किसी विशेष फसल के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित जानकारी आपको उस फसल विशेष से संबंधित जो ICAR के इंस्टीट्यूट हैं उनकी पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा IRI के भी रीजनल स्टेशंस हैं, चाहे वो करनाल में हो, 1923 में इस्टेब्लिश हुआ है, इंदौर में हो, आपके साउथ में वेलिंगटन में हो। ये लोग भी तरह तरह की रोगों से कैसे प्रतिरोधी किस्में पैदा की जाएं उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं और इसकी सारी सूचनाएं वहां पर उपलब्ध होती हैं और आप उसको देख करके उसका लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर सूर्यकांत जी औरैया बिहार से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो। हाँ हेलो जी सूर्यकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? हम सरसों के खेती के विषय में जानना चाहते हैं जी। सरसों के तिलहन सरसों के खेती के विषय में जानना चाहते हैं, कैसे अच्छी पैदावार लिया जाए। ठीक है, बिल्कुल। डॉक्टर मीना क्या बताएंगे, सरसों की किस प्रकार से अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए सरसों बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है जो कि हमारे एडिबल ऑयल के लिए काम में ली जाती है और हमारे देश में इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। उसके बावजूद भी हमें बाहर से तेल मंगाना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, किसान भाई जागरूक हैं कि वो सरसों के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे उनकी उत्पादकता बढ़े, उत्पादकता बढ़े। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, बहुत सारी आजकल ऐसी उन्नत किस्में आ गई हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, उनकी क्वालिटी भी है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी पहले जिक्र किया था, बहुत सारी उन्नत किस्में हैं और हमारे जो पूसा इंस्टीट्यूट है, हमारे जो पूसा संस्थान है, इसने बहुत सारी ऐसी वैरायटी मतलब पैदा की है जिनमें जो क्वालिटी कंटेंट है, यानी कि इसमें यूरिक एसिड होता है, ग्लूकोसिलेटेड एसिड होता है, वो भी कम होता है। यानी कि 000 जो वैरायटी होती है वो हमारे पूरे संस्थान ने डेवलप की है। यानी कि PM33 है। अगर कोई चाहता है कि अच्छी क्वालिटी का उनको तेल मिले तो उसके लिए PM33, PM31 दो वैरायटी ऐसी हैं जो कि 00 हैं। यानी कि उनमें जो तेल में जो यूरिक एसिड होता है वो बहुत कम होता है, लेस देन 2% होता है। और उनका जो केक होता है उसमें ग्लूकोसिलेट उसकी मात्रा भी बहुत कम होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप उन्नत किस्मों का बीज का चयन करें और चयन करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे जो हमारे जो ICAR के संस्थान है, जैसे भरतपुर में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी अच्छी क्वालिटी के बीज पैदा करते हैं, अच्छी गुणवत्ता के उन्नतशील किस्मों का पैदा करते हैं। ऐसे पूसा इंस्टीट्यूट में भी आप ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसके लिए आपको अच्छी मिट्टी की चयन करना पड़ेगा। यानी कि जो बलुई दोमट जो मिट्टी होती है उसमें सरसों बहुत बढ़िया होती है। तो उसके लिए आप अच्छी जो मिट्टी है उसका चयन करेंगे। उसमें उसका जो pH मान होता है वो करीब करीब 5 से लेके 7 के बीच में होना चाहिए। 7.5 तक जा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो सरसों है ये किसी भी एडवर्स कंडीशन में पैदा हो सकती है। और जब एक बार इसको हमने बुआई समय पे कर दी है तो फिर इसमें 1-2 पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें किसान भाई इसका आप पानी भी दे सकते हैं और ज़्यादा उसकी पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर सुरेश पाटिल जी कर्नाटका से मौजूद है इस वक्त फोन लाइन पे। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्ते मैम। जी सुरेश पाटिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बेलगाम कर्नाटका से हमें फोन किया है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे?
यहाँ पे ज्यादातर गन्ने में इंटरक्रॉपिंग के जरिए गेहूं का पिक लेते हैं, तो गेहूं जो है वो गन्ने के पैदावार में कोई स्पर्धा कर सकता है क्या? जी, तो ये गन्ने के साथ जो है वो गेहूं का उत्पादन हासिल करना चाहते हैं। डॉक्टर मीणा कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, नहीं, अच्छी बात है। अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और गन्ना का जो फसल है उसमें ज़्यादातर हम लोग मूंग के लिए बोलते हैं किसान भाइयों को कि आप जैसे मार्च के महीने में जो मतलब गन्ना लगाया जाता है उसमें आप मूंग कर सकते हैं। और लेकिन इस समय जो गन्ना है वो अलग अलग स्टेज में बोया जाता है। जैसे अभी कर्नाटका की बात करता हूँ मैं, तो उस साउथ इंडिया में एक्चुअली है ना अधसाली गन्ना भी होता है जो कि 18 महीने पकता है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उसको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए और गन्ने की जो फसल है उसको भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो बजाय आप गेहूं के, मैं कहता हूं कोई और दलहनी फसलें लेंगे तो वो आपके ज़्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि दोनों ही फसलें बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगी। आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक तो पंक्ति से पंक्ति दूरी बढ़ानी पड़ेगी और साथ साथ क्या है कि आपको जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है यानी कि पोषक तत्व प्रबंधन है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। और दोनों ही की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपस में कंपटीशन उसका होगा। तो बेहतर ये कहूँगा मैं, गेहूँ की जगह आप चना ले सकते हैं और मसूर ले सकते हैं या फिर और कोई दलहनी फसल आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं गेहूं, जौ और सरसों के उन्नत किस्मों से आप किस तरीके से लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अभी भी हमारे कार्यक्रम को के समापन में थोड़ा वक्त जो है वो बाकी है। आप अपने प्रश्न तुरंत हम तक व्हाट्सएप या फिर टोल फ्री नंबर या फिर ईमेल आईडी के जरिए पहुंचा सकते हैं। एक और वीडियो मैसेज हमारे पास आया है, आइए उसे शामिल करते हैं। अजीत तेवतिया जी ने हमें भेजा है ये फरीदाबाद से एक वीडियो मैसेज, और वो उनका क्या सवाल है आइए सुनते हैं उसे। अजीत तेवतिया, गांव जनोली, हरियाणा से। मेरा सवाल है कि इस मौसम में जो रबी की जो फसल है उस पे कई बार सफ़ेद फंगस हो जाती है, पत्ते उनके काले काले पड़ जाते हैं और उनमें जो तना है वो सड़ने लगता है। ऐसे ही गेहूं में सड़ने लगता है, ऐसे ही सरसों में सड़ने लगता है। तो इनकी रोकथाम के लिए हम किसान भाई क्या क्या उपयोग करके अपनी फसलों को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। डॉक्टर मीणा क्या बताना चाहेंगे? जी देखिए, इनका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड है। इस मौसम में, रबी में क्या है, शुरुआती मौसम में क्या होता है, कभी कभी हमारी जो फसल है उसमें या तो हानिकारक कीटों का प्रकोप हो जाता है या फिर उसमें कोई रोगों का वो फैलाव हो जाता है। तो देखिए, अगर कोई कीट लगा है, देखो हमें करना पड़ेगा उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये कीट है या कोई रोग है। अगर कीट है तो मैं किसान भाई को इस समय ये कहना चाहूँगा, अगर कम मात्रा में लगा है यानी कि कब उसका जो प्रकोप है कम हुआ है, तो आप एक कीटनाशक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम है इमिडाक्लोप्रिड। उसकी जो मात्रा है वो 3 लीटर पानी में 1 ml डाल करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर उसमें कोई दीमक लगी है तो उसके लिए हम क्लोरोपाइरीफॉस के लिए रिकमेंड करेंगे आपको कि क्लोरोपाइरीफॉस आप डाल सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ml दवा डाल करके आप छिड़काव करेंगे तो ये कंट्रोल हो सकता है। या रोग होगा तो उसके लिए ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन एक फफूंदीनाशक दवा है, वो है फंजीसाइड, यानी कि उसको हम बोलते हैं बाविस्टिन।
तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका जो मात्रा है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो रोग है वो भी आपका नियंत्रण कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विक्रांत, आप इसमें कुछ और जानकारी क्या जोड़ना चाहेंगे? जरूर जोड़ना चाहूँगा। हमारे विभाग की तरफ से एक ऐप भी डेवलप किया गया है जिसका नाम है NPSS, नेशनल पेस्ट सर्वे एंड सर्विलांस। इसके माध्यम से आप रोग जनित पौधों का फोटो लेकर के अपलोड कर लीजिए। ऑटोमेटिकली इस ऐप के द्वारा कौन सी बीमारी या कीट का प्रकोप है और उसके प्रबंधन के लिए क्या करना है, इसकी व्यवस्था की गई है। और डिजिटल माध्यम से हमारे किसान भाई इस ऐप के माध्यम से निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और उनका कल्याण होगा। बिल्कुल। और यहाँ डॉक्टर विक्रांत, चलते चलते आपसे मेरा एक आखिरी जो है वो सवाल ये रहेगा कि क्या मौसम आधारित भी किसी तरीके के सुझाव या सहायता हमारे किसानों को प्रदान की जाती है? क्या इससे संबंधित कुछ जानकारी देना चाहेंगे और किस तरीके से सहायता प्रदान की जाती है किसानों को? अवश्य। इस विषय में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से एक कोर टीम का गठन इस मौसम में कर दिया जाता है, जिससे किसान भाइयों के हित के लिए, उनके फसलों की सुरक्षा के लिए IMD के डाटा, MNCFC महिला नबीस क्रॉप फोरकास्टिंग सेंटर के डाटा, इनका समायोजन करते हुए हमारे जो गेहूं से संबंधित वैज्ञानिक हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, उनकी भी टीम के सहयोग से हम 15 दिन के अंतर पर पाक्षिक एडवाइजरी जारी करते रहते हैं पूरे सीजन में कि अगले 15 दिनों में कहां पर आपको सचेत रहना है, चाहे पानी देना है या हवाएं बढ़ रही हैं तो कब सिंचाई करें, या टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो कूल डाउन करने के लिए कैसे करें, मौसम की सहनशीलता डेवलप करने के लिए, क्रॉप रेजिलियंस के लिए क्या एडवाइजरी होती है, इसका पूरा प्रबंध किया जाता है। और हमारे विभाग का जो विस्तार प्रभाग है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डायरेक्टरेट जो है, वो नेशनल लेवल पर इसका डिसेमिनेशन हमारे DD किसान के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के जो प्रसार के संस्थान हैं उनके माध्यम से भी हम एडवाइजरी को अपने किसान भाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, जिससे उनकी फसलों को बचाया जा सके और कम से कम समय में उनको किसी भी नुकसान से बचने के लिए तैयार रखा जा सके। जी बिल्कुल। और इसी के साथ एक बहुत ही आपसे भी मैं यही एडवाइजरी लेना चाहूँगी। डॉक्टर मीणा, चलते चलते कुछ संक्षेप में क्या आप जानकारी देना चाहेंगे, क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे किसानों को? देखिए, आज हमने बात की उन्नत किस्मों के बीजों की। अगर किसान भाइयों ने उन्नत किस्मों के बीजों का इस्तेमाल किया है तो ज़्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर कोई हानिकारक कीट, अगर कोई रोग आता है तो उसके आप अपने जो फसल है, अपने जो खेत है, उसकी निगरानी करें, मतलब कंटिन्यूसली करें। और दूसरा क्या है कि उसमें पानी समय पे दें, क्योंकि समय पानी देने से क्या होता है कि आपकी जो पैदावार है वो अच्छी होगी। और दूसरा क्या है कि अभी जो सर्दियों का मौसम आने वाला है उसमें हो सकता है फ्रोस्ट भी आ सकता है, पाला पड़ सकता है, तो इसके लिए भी किसान भाइयों को तैयार रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि भाई कोई ज़्यादा अगर पाले की संभावना हो तो उससे का बचाव भी आप उसमें करना आपको पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, विषय से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसानों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उनके सवालों का भी जवाब दिया, उसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। और इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में जो तमाम जानकारियां आप सभी के साथ साझा की गई हैं वो आपके ज़रूर काम आएंगी। अब आइए हम आपको बता दें कि हम अगली बार अपने किस विषय के ऊपर जो है वो जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा अगला विषय होगा दलहन उत्पादन, चना, मसूर, मटर बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकियों को अपनाना। और जैसे कि हमने आपके लिए एक नया विकल्प निकाला है, अगर आप कोई अपना वीडियो प्रश्न यानी कि वीडियो मैसेज बनाकर भेजना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है हम आपको बता देते हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। अपना प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप हमें हेलो किसान के इस फोन नंबर पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो हमारा कॉल सेंटर नंबर है, आप माफ़ कीजिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ईमेल आईडी है वो भी आप एक बार फिर से लिख लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। हेलो किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800 113060।
सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। यहाँ भी आप विषय से संबंधित अपने सवाल या तो रिकॉर्ड करवा सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। और इसी के साथ अगर आज के कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे रह गई है तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से हमारे आज के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। आज के इस खास मौके पर हम चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य में बायो फर्टिलाइजर्स की भूमिका पर। मिट्टी को एक सजीव अवयव है और उसको स्वस्थ रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो कॉम्प्लेक्स फार्म में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी में रहते हैं, इनकी उपलब्धता बढ़ाने में भी जो जैव उर्वरक हैं काफी लाभकारी होते हैं। जीवो जीवस्य जीवनम। रासायनिक खादों के प्रयोग से हमारी मिट्टी इतनी बेकार होगी, उसका pH मान भी डिसबैलेंस हो गया। जड़ों के अवशेष हो उनसे बहुत ज्यादा उर्वरा शक्ति बढ़े या नाइट्रोजन फिक्सेशन हो। मृदा स्वास्थ्य में जैव उर्वरक की भूमिका पर देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, 5 दिसंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आपको आपकी फसल का सही दाम मिलेगा। NCDX उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पे तत्परता के साथ में अपना काम करता है। तो एक्सचेंज पे होने से ये होता है कि इकोसिस्टम भी अच्छा हो जाता है, क्वालिटी हमारा इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। आपके पास में जो फार्मर्स का जो संगठन है, कितने फार्मर्स के जुड़े हुए हैं आपके साथ में? माल को लेके आते हैं हमारे पास, हम इकट्ठा गाड़ी में लोड करके NCDX के गोडाउन तक ले जाते हैं। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या है FIDF? कैसे मिलेगा मत्स्य उत्पादकों को लाभ?
आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाता है। जो इंडिविजुअल लाभार्थी बोल सकते हैं हम उसको, उनके लिए जो शेड्यूल बैंक बोलते हैं, जो भी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल बैंक है, उनके तहत उनको ऋण मुहैया किया जाता है। देखिए सरकार आपके साथ, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर नंद किशोर इंगोले के साथ शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।